गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल एसटी क्लासेस में। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। सीबीएसई के बारे में आप जैसा देख ही रहे हैं, बहुत दिन से डेट शीट भी रिलीज़ नहीं हुई और टर्म वन का रिजल्ट नहीं आया। तो जैसे कि इतना डिले हो रहा है, तो इसी बीच हम मैथमेटिक्स के एक चैप्टर जो कि बहुत ही महंगा चैप्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इनफैक्ट बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, आज उसको ज़रा पकड़ते हैं। ज़रा गौर फरमाइएगा इस चैप्टर पे, बहुत महंगा चैप्टर है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख चुके हैं, आप पढ़ भी चुके हैं पिछले ही टर्म वन एग्ज़ाम्स में। क्लास 12 के बच्चे टर्म वन एग्ज़ाम्स में पढ़े हैं और क्लास 11th में शायद तक बच्चे डिफ्रेंसिएशन भी पढ़े हों। तो आप देख चुके हैं कि डिफ्रेंसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं डिफ्रेंसिएशन कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों का सम करना, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें का, जिसका लेंथ बहुत ही छोटा हो या ब्रेड्थ बहुत ही छोटा हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये ग्राफ देखिए, ये अब ऐसे बन गया है। तो क्या आप इसका डायमेंशन ऐसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका जब डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, तो कोई भी वॉल्यूम ना इसका एरिया निकाल सकते हैं, कोई भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले से किसी भी चीज़ से हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम करते क्या है? इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं ज़रा। इसमें से हम थोड़ी पतली स्ट्रिप काट लेते हैं, इतनी छोटी स्ट्रिप काट लेते हैं। इसकी लेंथ हम लोग y मान लेते हैं और इसकी लेंथ हम लोग dx मान लेते हैं। ठीक, ऐसे छोटी छोटी पतली स्ट्रिप और काटेंगे। ये y इसकी लेंथ हो गई, विड्थ इसकी dx। ऐसे ठीक छोटी छोटी पतली स्ट्रिप और काटेंगे, y लेंथ dx। तो ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप्स को काटते रहेंगे और सभी को लास्ट में जाके जोड़ देंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा? इस पूरे शेप का हमें एरिया निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको स्टूडेंट समझ में आई, और यही हमारा इंटीग्रेशन भी होता है। तो है ना आसान इंटीग्रेशन? चलिए, बहुत बढ़िया। अब इंटीग्रेशन में कुछ पार्ट्स होते हैं, देखिए ज़रा। इस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। एस को अगर हम, ये एस है, इसको अगर हम थोड़ा लंबा कर दें, इलोंगेट कर दें ऐसे, ये इंटीग्रेशन का हमारा सिंबल होता है। एफ एक्स क्या है? यहाँ पे आपका कोई फंक्शन दिया रहेगा। डी एक्स क्या है? किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। डी एक्स यानी किस के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, और एफ एक्स आपका फंक्शन रहेगा। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेंड। इसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। इंटीग्रेंड पे जो भी फंक्शन लिखा रहेगा उसका इंटीग्रेशन हम तभी करेंगे जब यहाँ पे dx, अगर यहाँ पे dy लिखा रहे तो y के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर dx लिखा रहे तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम इंटीग्रेशन fx का करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, इंटीग्रेशन भी हमारा दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी हमारा दो तरीके का होता है। वो दो तरीके कौन से हैं जरा देखिए। तो पहला है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, हम आपको पहले ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि
जैसे आप नाम से ही क्लियर है आपको ये कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि इनडेफिनिट मतलब आप जानते नहीं है, कोई भी चीज़ फिक्स ना हो। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब आपका इंटीग्रेशन करने पे रिजल्ट आएगा, जो आंसर आपका आएगा वो हो सकता हो अलग अलग आए, एनसीईआरटी में कुछ और आए और आपका आंसर कुछ और आए। तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि वो नाम ही में पहले बता दे रहा है कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये फिक्स आंसर नहीं हो सकता, ये इनडेफिनिट आंसर है, ठीक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें एक ही आंसर आएगा, ठीक। ये बात याद रखिएगा, इसमें आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे अलग अलग आंसर आया। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेझिझक आंसर जो आए बस वो लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अब जैसे बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की इंटीग्रेशन के। फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं, हम और लोगों की तरह सारे फॉर्मूला को लिख नहीं देंगे। हम कुछ फॉर्मूलाज को लिखेंगे और उन्हीं के बेसिस पे हम 3-4 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आपको वो 3-4 तो फॉर्मूला कम से कम दिमाग में बैठ जाए, नहीं पता चले हम पूरा 10-20 फॉर्मूला लिख दें और एक भी फॉर्मूला समझ में भी ना आए और आप ऊपर से टेंशन में रहें, ठीक। तो आइए चलते हैं, पर ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा एक तरीके से, इसमें हो सकता है कोई ट्रिक काम भी आती हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। x की पावर n एक फंक्शन है और dx क्या है, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किस चीज़ के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर होता है x की पावर में एक ऐड कर दीजिए n+1, और यही जो पावर है n+1 इसी को नीचे उतार दीजिए, बस खत्म। प्लस एक चीज़ और लगानी है c। अभी हम इसको c क्यों लगाए हैं एग्जाम्पल देकर बताएंगे, तब आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। दूसरा फॉर्मूला देखिए जरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है हमारा x+c। इंटीग्रेशन ऑफ dx x+c होता है, क्यों होता है जरा देखिए इसको भी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, उसका फिर हम जब इंटीग्रेशन करेंगे उस रिजल्टेंट वैल्यू का, तो बाद में वही डिफरेंशिएशन उतार देगा। जैसे एग्जांपल d/dx डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x की पावर 1 और x क्या होगा, इसका आंसर 1 ही होगा। y ये पावर नीचे उतर आएगा, 1 - 1 0, तो x की पावर 0 1 ही होता है, तो इसका आंसर 1 होगा। अब हम इसी का इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो यही हमारा आंसर आएगा x। देखिए आया कि नहीं। सो जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जो वैल्यू रिजल्ट में निकल के आएगी, अगर उसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वही फंक्शन जिसका हम डिफरेंशिएशन किए थे वही उतर के चली आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना। तो थर्ड इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, जहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख लें किसी फंक्शन में, ये बहुत ही दुष्ट होता है, मतलब हिकना टाइप का होता है। ये कभी भी अपना रूप नहीं बदलता है, ये घमंडी स्वभाव का होता है। तो इसलिए जैसा है वैसे इसको उतार दीजिए, वरना आप मार्क्स खो बैठेंगे। e की पावर x+c, ठीक। अब ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाते हैं, जिससे आप थोड़ा इस पे
अपनी पकड़ मजबूत कर पाएँ। तो आइए जरा क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x²। 3x² का इंटीग्रेशन, सॉरी, आप 3x² का ही इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखिए जरा। जो भी कांस्टेंट नंबर है आप उसको डिफरेंशिएशन में भी बाहर ले आते थे और इंटीग्रेशन में भी बाहर ले आइए। ये कांस्टेंट नंबर है ना, 3 को बाहर उठा लाइए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया x²। अब देखिए x² ये किस फॉर्मूले पर जाके बैठ रहा है, x की पावर n पे बैठ रहा है ना, बेस x सेम है और पावर n की जगह 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जगह पावर जगह 2 है, x की पावर 2। तो इसका फॉर्मूला क्या था जरा देखिए तो, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो वही हम भी करेंगे, 3 ब्रैकेट लगाएंगे, x की पावर n क्या है यहाँ पे हमारा 2 + 1 अपॉन यही 2+1 को नीचे उतार डालेंगे, 2+1 ब्रैकेट क्लोज। ये कितना होगा जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना तो माहिर हैं आप लोग। ये हो गया हमारा x³ अपॉन 3। अब ये इनटू में है, 3 × x³, इतना तो आपको पता ही है, 3 से 3 गया, आंसर कितना आया x³ आया कि नहीं, ये आप कर लिए। इसका इंटीग्रेशन x³ है। अब देखिए इसी का आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, d/dx ऑफ x³, बताइए जरा कितना आएगा 3x²। देखिए आया कि नहीं, जो हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, आया कि नहीं। जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वही फंक्शन इंटीग्रेशन करने पे उतर आएगा रिजल्ट में। इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन किए तो आया 3x², और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे जब 3x² का, तो देखिए आ गया कि नहीं x³ ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दिया गया हमें इंटीग्रेशन ऑफ 334e⁻x dx, ये कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले बताया कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर उतार लीजिए, 34, इंटीग्रेशन सिंबल लगाइए, फंक्शन क्या है e⁻x dx। हमेशा फंक्शन ही इंटीग्रेशन के अंदर होगा और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको घर के बाहर भगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 34। अब हम बताए थे e⁻x एक्सपोनेंशियल फॉर्म जहाँ भी देख लें वो बहुत हिकना टाइप का होता है, वो घमंडी होता है, अपना फॉर्म वही बनाए रखेगा e⁻x। ठीक, हाँ एक चीज़ और, +c जोड़ना याद रखिएगा क्योंकि हम इसमें भी नहीं जोड़े थे।